हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। आपकी काउंसलिंग का इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। अभी तक आप अपग्रेड कर रहे थे, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा था तो अभी तक आप छोड़ भी सकते थे कॉलेज को। किसी राउंड में आपको फ्री एग्जिट मिल रहा था तो कहीं पर आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो रहा था, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पर अभी वाला राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वाले राउंड में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर आपने अलॉटमेंट ले लिया तो फिर ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड से आप बाहर हो जाओगे। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में तो आप स्टेट की काउंसलिंग से भी फर्दर बाहर हो जाओगे। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 पे ही आपका स्टे वैकेंसी राउंड भी डिपेंडेंट है। तो इन दोनों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रैंक वाइज आपकी क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको कॉलेज लेने के लिए सोचना है। अगर आपकी रैंक 20,000 तक है तो आपको क्या सोचना है, अगर आपकी रैंक उससे ऊपर है तो आपको किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस किस रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहाँ तक आपको मिलने की संभावना होगी, उसके बारे में बात करेंगे। राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कहाँ पर जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में सीट ब्लॉकिंग की वजह से सीटें आ सकती है नहीं आ सकती इस साल, क्या ट्रेंड रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, और स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ आपकी नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि ये काउंसलिंग का आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अब तक का। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसी वजह से आपकी सीटें ब्लॉक होती हैं और इसी वजह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें जाती हैं, और जितनी ज़्यादा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें जाएंगी आप ये समझो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। इन्हीं चीज़ों को सुधारने की कोशिश एमसीसी को करनी चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस हुए हैं, पहले 2 राउंड तक अपग्रेडेशन मिलता था, अभी 3 राउंड तक मिलता है, पर फिर भी अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी सीटें ब्लॉक होती हैं। उसकी वजह से बच्चों को अननेसेसरी नुकसान होता है। जो बच्चे ऑल इंडिया के राउंड 4 में नहीं जा सकते, स्ट्रे वैकेंसी में जाने का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने देखा होगा पिछले सालों में भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको रैंडम अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। जो बच्चे रिस्क ले सकते हैं वो जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे, और उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। और जो बच्चे रिस्क लेते हैं उनको पता नहीं होता उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो रिस्क लेते हैं, इस वजह से उनको रिवॉर्ड मिलता है। आगे मैं इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का, आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। पर सबसे पहले आपको ये समझना है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आप अननेसेसरी अलॉटमेंट करवा सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल में जो चेंज करने की ज़रूरत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत ये है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो उसको ज्वाइन करना कंपलसरी कर देना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन होते हैं, उनका कंफर्म होता है स्टेट में ही रहना, ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाना, पर फिर भी अननेसेसरी चॉइस फिल कर देते हैं और उसको ज्वाइन नहीं करते ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के कॉलेज को, और फिर वो कॉलेज की सीट आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले जाती है और खुद का उनका कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट उनका फोरफिट होता है जो कि मिनिमल है। ठीक है, 5,000 10,000 सिर्फ इतना सिक्योरिटी अमाउंट है, उससे कोई खास फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी काउंसलिंग के रूल्स क्या है। राजस्थान के काउंसलिंग के ब्रोशर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान आपको पता है एक हाई कट ऑफ स्टेट है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो ऐसे में बच्चों को राजस्थान में बहुत अच्छी रैंक के बावजूद, ऑल इंडिया रैंक अच्छी होने के बावजूद राजस्थान के नए कॉलेजेस मिलते हैं, जबकि ऑल इंडिया कोटा में उनको थोड़े पुराने कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों के मन में ऐसा होता है कि राजस्थान में तो ज्वाइन कर लिया अभी, पर ऑल इंडिया कोटा में ट्राई करते हैं पुराने कॉलेजेस के लिए, क्या पता नियर बाई स्टेट में कोई पुराना कॉलेज मिल जाए। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश का कोई पुराना कॉलेज मिल जाए, यूपी का कोई पुराना कॉलेज मिल जाए, गुजरात का कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, ऐसे कॉलेजेस के लिए वो ट्राई करते हैं। पर अभी राजस्थान के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग क्या है, राजस्थान का जो काउंसलिंग का जो ब्रोशर आया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने राजस्थान के राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया है तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आप उसको रिजाइन नहीं कर सकते। अभी वो डेट जा चुकी है। अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो जाता है, जो राजस्थान का बच्चा है, तो उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे राजस्थान वाले, उसको नहीं जाने दिया जाएगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। जब उसको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जब नहीं जाने दिया जाएगा तो वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जब नहीं जाएगा तो फिर उसकी सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, किसी स्टूडेंट की अगर ऑल इंडिया रैंक 3000 है और उसको राजस्थान के राउंड 2 में RUHS ऑलरेडी अलॉटेड है, और वो मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चॉइस फिल करता है, क्योंकि ऐसा कोई नियम तो एमसीसी की तरफ से है ही नहीं कि अगर आपने स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चॉइस फिल नहीं कर सकते। चॉइस फिल करने के लिए वो स्टूडेंट अलाउड है
तो ऐसे में वो स्टूडेंट को अभी क्लैरिटी भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा हो चुका है राजस्थान में। काउंसलिंग ब्रोशर में तो ये भी लिखा हुआ था जिन बच्चों ने ऑल इंडिया के राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया उनको स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, पर सभी बच्चों को ज्वाइन करने दिया गया। अब बच्चों के मन में क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे में बच्चे डेफिनेटली चॉइस फिलिंग तो करेंगे। पता आगे एक रेजिग्नेशन की विंडो ओपन हो जाए राजस्थान स्टेट के अंदर, जिससे उनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर बेटर कॉलेज मिलता है तो उसमें जाने का मौका मिल सके, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंगली तो रूल फॉलो हुए नहीं है। तो ऐसे में 3000 ऑल इंडिया रैंक पे अगर कोई बच्चा न्यू एम्स की सीट अलॉट करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, अगर उसको अलॉटमेंट मिल जाता है और राजस्थान की काउंसलिंग बॉडी वाले उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो ये एम्स की सीट ब्लॉक होकर स्टे वैकेंसी राउंड में चले जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे वैकेंसी राउंड में फिर सीटें थोड़ी ज़्यादा जा सकती हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ रूल्स अभी क्लियर नहीं है। पर आपके मन में ऐसा आ रहा होगा यार ऐसे तो काफ़ी सारी सीटें आ जाएंगी, तो हमको स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहिए, हमको स्टे वैकेंसी राउंड में तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें सभी लोगों को पता है। आपके अलावा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों के मन में भी ये ख्याल आता है, पर उनमें से कितने लोग जा पाते हैं और कितनी सीटें आ पाती हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, वो डिपेंड करता है काउंसलिंग के रूल्स में। जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान का एग्जाम्पल देके, काउंसलिंग के किस तरीके से रूल होते हैं, रेजिग्नेशन की विंडो ओपन होती है या नहीं होती है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अब देखो, स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें दो तरीके से आ सकती हैं। एक तो वो बच्चे हो गए जो हर साल होते हैं, अननेसेसरी अलॉटमेंट कराते हैं ऑल इंडिया के राउंड 3 में, उनका कंफर्म होता है स्टेट में कंटिन्यू करना, ऑल इंडिया में नहीं जाना बाहर, फिर भी अननेसेसरी अलॉटमेंट कराएंगे और सीट को ज्वाइन नहीं करेंगे। सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाए उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, और उनकी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की सीट स्टे वैकेंसी राउंड में चले जाएगी। एक तो ऐसे बच्चे होते हैं। दूसरा, आपको जैसे मैंने बताया राजस्थान के रूल्स का इशू है, क्योंकि एमसीसी के अकॉर्डिंगली तो वो चॉइस फिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज ले रखा है तो वो चॉइस फिल कर सकते हैं, पर राजस्थान के अकॉर्डिंगली वो उनको रेजिग्नेशन के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे में जब उनको सीट अलॉट हो जाएगी तो फिर उसकी सीट का क्या होगा, वो सीट स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगी। और अभी रूल्स क्लियर भी नहीं है, क्या पता आगे रेजिग्नेशन अलाउ कर दें और रेजिग्नेशन अलाउ करके वो उनको आगे जाने दें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मैस अप है सिचुएशन, अभी कुछ भी क्लैरिटी एज ऑफ नाउ नहीं है। दैट्स वाई आपकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेंट्रलाइज काउंसलिंग में आपको ये सब डिसीजन लेना नहीं पड़ता कहाँ पे जाएं कहाँ पे ना जाएं। सभी बच्चे ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सभी की काउंसलिंग एक साथ हो रही होती है। जैसे आपकी आईआईटी और एनआईटीज़ की काउंसलिंग एक साथ होती है, दोनों एग्जाम अलग हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के एग्जाम अलग हैं, एनआईटी और आईआईटीज़ दोनों अलग हैं। सबकी काउंसलिंग पर एक साथ होती है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे होती है, काफ़ी सालों से वो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, पर उसमें समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब कैटेगरीज कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए आपको स्टार्टिंग से, जैसे अभी ये सेशन खत्म हुआ 2024 की काउंसलिंग का, तो अभी से प्रिपेयर करना पड़ता है, जब जाके 2025 का वो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर होता है सेंट्रलाइज काउंसलिंग वाला। और आप लास्ट मोमेंट पे सोचोगे सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराते तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसका सीधा सीधा नुकसान सभी बच्चों को होता है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली वो डिजर्विंग बच्चे, क्योंकि उनसे नीचे की रैंक्स वाले बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, उनको दूर के कॉलेजेस में जाना पड़ता है, क्योंकि वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी बच्चे का तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, पांचवा ड्रॉप है, तो वो रिस्क अफोर्ड नहीं करना चाहता, वो राउंड 3 में कॉलेज उसको लेना पड़ता है। या फिर किसी की रैंक अच्छी भी है तो उसको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता। मान लो कोई एम्स की सीट ब्लॉक हो गई, जैसे मैंने आपको बताया 3000 रैंक के बच्चे ने ब्लॉक कर दी, और कोई 3100 रैंक वाला बच्चा है वो लेना चाहता था राउंड 3 में एम्स की सीट, पर उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि उससे ऊपर रैंक वाले बच्चे ने सीट ब्लॉक कर दी, जबकि वो बच्चा वो सीट ले ही नहीं रहा है उससे ऊपर रैंक वाला। तो नुकसान किसको हो रहा है, उससे जस्ट नीचे रैंक वाले बच्चे को, जिसको वो सीट चाहिए थी। तो सभी बच्चों को नुकसान होता है इसमें, इसलिए सेंट्रलाइज काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम काउंसलिंग की ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की वजह से है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलती है तो उसको ज्वाइन करना कंपलसरी कर देना चाहिए, और स्टेट को रेजिग्नेशन अलाउ करना चाहिए कि आप स्टेट की सीट छोड़ो, और आपको कंपलसरी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर आपकी सीटें ब्लॉक नहीं होंगी और आपको सारा फायदा कट ऑफ का ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में देखने को मिलेगा। पर अभी तो एज ऑफ नाउ सिचुएशन नहीं है। अभी अपन क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं, ठीक है। तो रैंक वाइज आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, अगर आपको ऑलरेडी स्टेट के अंदर सीट मिल रखी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कंफर्म होगा कि आप स्टेट में कंटिन्यू करोगे, अनलेस अंटिल ऑल इंडिया कोटा में मिरेकली आपको बहुत अच्छी सीट ना मिल जाए। तो आप अननेसेसरी चॉइस फिल मत करना ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। हालांकि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट आपका चले जाएगा, पर किसी और को फ़र्क पड़ सकता है। कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको सीट मिल सकती है, अगर आप चॉइस फिल करके अननेसेसरी सीट ब्लॉक ना करो तो ऐसे में आपको रूल्स अगर क्लियर नहीं है, जैसे राजस्थान के बच्चों का, तो डेफिनेटली उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है जिनको सीट मिल रखी है राजस्थान में और वो जाना चाहते हैं ऑल इंडिया के राउंड 3 में। पर आप याद रखो, सिर्फ वही कॉलेजेस फिल करो जो कॉलेज आपको मिल रखा है, जहाँ पे आपने ज्वाइन कर रखा है उससे बेटर हो।
अननेसेसरी चॉइस फिल मत करो, एकदम क्लैरिटी रख लो अपने दिमाग में कि मुझे ऑल इंडिया कोटा में अगर जाना है तो इन्हीं कॉलेजेस में जाना है। अननेसेसरी चॉइस फिल मत करो, ऐसे मत करो कि यार बाद में देखा जाएगा। अब कितना बाद में देखोगे, अभी तो काउंसलिंग का आखिरी दौर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, तो आप अपने मन में क्लैरिटी ऑलरेडी बना लो कि आपको कॉलेज लेना है ऑल इंडिया कोटा में या नहीं लेना। लेना है तो कौन से कॉलेजेस आपको लेने हैं, अभी जो कॉलेज मिला उससे बेटर कॉलेजेस की ही सिर्फ ट्राई करनी है, ठीक है। अभी जिन बच्चों की अगर 20,500 तक रैंक है, उनके चांसेस है, देखो नॉर्थ इंडिया में कॉलेजेस मिल सकता है उनको मिल सकते हैं। यूपी के आखिरी के कॉलेजेस वो जीमर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जीमर्स तो थोड़ा और नीचे तक भी मिल सकते हैं, ठीक है। 21-22,000 तक भी आपके जीमर्स के कॉलेजेस जा सकते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फीस, और अगर आप साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना चाहते तो जीमर्स भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके राजस्थान स्टेट का कट ऑफ ऑलरेडी 17,500 के आसपास तो जा चुका है। तो राजस्थान की जो सीटें आई हैं आपके ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राजस्थान स्टेट में, वो सारी सीटें अभी 17,500 से नीचे ही जाएंगी, डेफिनेट सी बात है। हालांकि कुछ बच्चे फ्रेश अलॉटमेंट भी कराएंगे जिन्होंने अभी कहीं पे सीटें नहीं ले रखी, पर वो उन बच्चों का नंबर काफ़ी कम है। इसके अलावा यूपी एमपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी एमपी के बच्चे यूपी एमपी के अंदर ऑल इंडिया कोटा से सीट नहीं लेंगे, क्योंकि यूपी एमपी का कट ऑफ ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में। तो कोई भी स्टूडेंट यूपी एमपी का जो होगा उसको बेटर सीट अपने स्टेट कोटा से मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ये बच्चे यूपी एमपी के नहीं जाएंगे ऑल इंडिया कोटा से अपने स्टेट के अंदर कॉलेज लेने के लिए। तो ये जो सारे बच्चे होंगे 17,500 रैंक के बाद वाले बच्चे राजस्थान के होंगे, इसके अलावा हरियाणा के बच्चे होंगे, बिहार के बच्चे थोड़े से कम जाते हैं आपके राजस्थान में या फिर यूपी में या फिर एमपी साइड, वो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल साइड मूव कर लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली के बच्चे भी आएंगे इन कॉलेजेस में आपके नॉर्थ इंडिया के नए कॉलेजेस को लेने के लिए। तो ऐसे में आपको 20,500 रैंक के आसपास तक संभावना हो सकती है कि आपको नॉर्थ इंडिया में नया कॉलेज मिल जाए। अब आपको नॉर्थ इंडिया में नया कॉलेज लेना चाहिए या फिर साउथ इंडिया में पुराना कॉलेज लेना चाहिए, वो ऑलरेडी डिबेट के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट राउंड तक आते आते आपको क्लैरिटी भी आ जाती है और थोड़ा सा आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर लेते हो कि डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको इस रैंक पे साउथ इंडिया में भी ऐसे बहुत ग्रेट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। थोड़े से पुराने कॉलेज मिल सकते हैं, पर वो आपको थोड़े से ऐसे एरियाज़ में मिलेंगे जहाँ पे आपको लैंग्वेज का इशू होगा, फूड का रिगार्डिंग काफ़ी सारा इशू होगा, क्योंकि साउथ इंडिया की मेजर जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे इस रैंक पे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको बेंगलोर में कॉलेज नहीं मिलेगा, चेन्नई में कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जब आपको मेजर सिटी में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्थ इंडिया में नए कॉलेजेस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके सेम रैंक वाले बच्चे और भी आपकी रैंक के आसपास के बच्चे वो भी इन्हीं कॉलेजेस में आपके साथ पढ़ रहे होंगे। और एक आपका नॉर्मल कोर्स है MBBS का, इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपने किस कॉलेज से करा है, पीजी आप कहाँ से करते हो उससे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप नॉर्थ इंडिया को प्रीफर कर सकते हो अगर आपकी 20,500 तक रैंक है। डेफिनेटली प्रीफर तो आपको 22,000 23,000 रैंक वाले बच्चे को भी करना है, प्रेफरेंस लिस्ट में तो ऊपर डाल सकते हो, पर जो रियलिस्टिक चांस है वो 20,500 21,000 रैंक तक के ही है नॉर्थ इंडिया के नए कॉलेजेस के। इसके अलावा जीमर्स के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब आप में से बहुत लोगों का ये डाउट होगा कि सर नए मेडिकल कॉलेजेस में तो जो यूपी एमपी राजस्थान के ज़्यादा सीटें नहीं हैं, बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी है, जैसे कोई 3 कॉलेजेस का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एम्स दिल्ली हुआ, एक मौलाना आज़ाद हुआ, एक VMMC हुआ, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा किसी की प्रायोरिटी मान लो मौलाना आज़ाद सेकंड नंबर है और अगर उसको एम्स दिल्ली के अंदर जाना है एडमिशन लेने, तो उसको एक ही सीट का फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि एम्स दिल्ली में मान लो एक सीट खाली है, तो उसको सिर्फ एक सीट से मतलब है, ठीक है। उससे ऊपर वाले कॉलेज में सिर्फ एक सीट खाली है। और कोई बच्चा अगर VMMC से जाना चाहता है मौलाना आज़ाद या एम्स दिल्ली में, तो उसको 3 सीटों से मतलब है, उसके लिए 3 सीटें फ़ायदेमंद है। एक तो एम्स दिल्ली की सीट जो खाली है, एक मौलाना आज़ाद में 2 सीटें जो खाली हैं, उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो जितना नीचे आप होते जाते हो, जितना नीचे आपको कॉलेज मिलता है और आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो, आप फ्रेश अलॉटमेंट लेना चाहते हो, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि राजस्थान के सिर्फ आप नए कॉलेजेस को मत देखो, राजस्थान के पुराने कॉलेजेस को भी आप देखो। अभी ऐसा हो सकता है, मान लो राजस्थान में किसी बच्चे को नया कॉलेज मिल रखा है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है, उसका कॉलेज अपग्रेड होकर थोड़ा पुराना हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अगर कोई कॉलेज नहीं मिल रखा अभी अपने रैंक पे राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो जो नए मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और सीटें खाली हो जाएंगी, ठीक है। उन सीटों में फिर आपको अलॉटमेंट मिल सकता है अगर आपकी रैंक जैसे 18,000 के आसपास है, 18,500 के आसपास है। मान लीजिए अगर आपका कॉलेज नीचे का आपको मिल रखा है या फिर आपके नीचे के कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो उससे ऊपर की सारी सीटों का आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे मौलाना आज़ाद वाले बच्चे को तो सिर्फ एम्स दिल्ली की एक सीट से मतलब है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है उसको मौलाना आज़ाद जिसके पास है कि 2 सीटें अभी खाली है, इससे क्या मतलब है। जबकि VMMC वाले को 3 सीटों का फ़ायदा होगा। इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल में सिंपली फॉर्म में समझाया। तो ऐसे मत समझो जितनी सीटें आपकी खाली हैं नए मेडिकल कॉलेज में सिर्फ आपको उनका फ़ायदा होगा, आपकी पुराने मेडिकल कॉलेज की सीटों का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी जिनको राउंड 2 में नया मेडिकल कॉलेज मिल रखा है, क्या पता उनका अपग्रेड होकर पुराना हो जाए और उनके नए मेडिकल कॉलेज की सीटें वैकेंट होकर आपको मिलने की संभावना हो सकती है।
इसलिए आपके अगर 20,500 रैंक तक है तो आपके रियलिस्टिक चांसेस हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। स्पेशली यूपी के आखिरी कॉलेजेस में आपके चांसेस बनेंगे, यूपी ही सबसे लास्ट में क्लोज होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर। और इसके अलावा जीमर्स के कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से वो भी काफ़ी नीचे तक आपको मिलने की संभावना रहेगी। अब अपन बात करते हैं जिन स्टूडेंट की रैंक 20,500 या 21,000 के ऊपर है, 22,000 है, 23,000 है, 24,000 है, उनको देखो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करनी है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। कुछ कॉलेजेस वो अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते और मेंटली ऐसे प्रिपेयर हैं, ये कॉलेज मिलने से अच्छा तो मैं अगले साल तैयारी कर लूँगा, पर इन कॉलेजेस में नहीं जाऊँगा, मैं नागालैंड नहीं जाना चाहता, मैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ कॉलेज में नहीं जाना चाहता। तो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को छोड़ना जिनको छोड़ के आप ऐसे सोचो कि इससे अच्छा तो मैं अगले साल तैयारी कर लूँगा, तो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को छोड़ना, ठीक है। क्योंकि आपको इस रैंक पे एज सच कोई ग्रेट कॉलेज मिलने के चांसेस तो नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको रखनी है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाए आपको, ठीक। और मैं इसमें आपको बता देता हूँ, मैंने एग्जांपल जो दिया है, अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। जैसे नागालैंड का एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसेफ है। सारे मेडिकल कॉलेज इंडिया में एकदम सेफ हैं। आपको कॉलेज को प्रीफर करना है, कभी भी स्टेट को प्रीफर नहीं करना है। हर स्टेट में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, कुछ बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, कुछ थोड़े लोअर मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो इसलिए आप कॉलेज को प्रीफर करो, स्टेट को प्रीफर मत करो। इसके अलावा आपको जो भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जैसे चॉइस प्रेफरेंस कैसे आपको भरनी है, क्योंकि अभी आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में स्टे राउंड में आप नहीं जा सकते और आपके स्टेट की कट ऑफ ऑलरेडी हाई है, तो स्टेट में वैसे ही आपका चांस ना के बराबर है। तो आपको किस तरीके से चॉइस फिल करनी है, बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करनी है, जिसमें आप नॉर्थ इंडिया को प्रायोरिटी पे रखो और बैकअप के लिए साउथ के कॉलेज में आप डाल दो उसमें। तो ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, इस नंबर पे आप कॉल मत करना, कॉल पिक नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं। कॉलिंग असिस्टेंस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको प्लान 2 ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कॉलिंग असिस्टेंस के लिए। पर इनिशियली आपको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी कि आपकी अप्रोच होनी है, वो भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। 2 में कौन सा कॉलेज किस रैंक पे क्लोज हुआ है आपकी कैटेगरी में, वो भी पता चल जाएगा। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो काउंसलिंग के आखिरी दौर में, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। स्टे वैकेंसी राउंड में 2 तरीके के स्टूडेंट जाते हैं। एक तो वो स्टूडेंट जिनको बेटर कॉलेज चाहिए, जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 10,000 है, 15,000 है, कॉलेज मिल चुका है अपने स्टेट के अंदर, पर और भी बेटर कॉलेज चाहिए, ठीक है। दूसरे वो स्टूडेंट जिनकी रैंक 22,000 है, 23,000 है, वो कुछ कॉलेज नहीं जाना चाहते, उससे अच्छा जैसे मैंने बताया कि वो ड्रॉप करने के लिए प्रिपेयर है। 2 तरीके के स्टूडेंट आपके स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं। तो देखो, जो पहले वाले स्टूडेंट है जो बेटर मेडिकल कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, जिनको अपने स्टेट में ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है पर और अच्छा कॉलेज चाहिए, या फिर नॉर्थ इंडिया में कॉलेज मिल चुका है पर नॉर्थ इंडिया को और अच्छा कॉलेज चाहिए। तो देखो, ये एक एंडलेस गेम है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए। ये आपकी भूख तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपको एम्स दिल्ली का कॉलेज नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉलेज मिल चुका है अपने होम स्टेट के अंदर या फिर नियर बाई स्टेट के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई कॉलेज मिल चुका है, तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड अवॉइड करना चाहिए। अगेन ऐसा हो सकता है अभी जो आपको कॉलेज मिल रहा है उससे बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में, पर आपको 100% अश्योरिटी चाहिए कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। इससे बेटर वो अश्योरिटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपसे ऊपर रैंक वाले बच्चों को भी पता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, कितनी सीटें आती हैं, क्या रूल्स रहता है, किन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें आती हैं, आपके पास में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, उससे ऊपर के कॉलेजेस में कितनी सीटें आती है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। तो अगर आपको कॉलेज मिल रखा है अपने स्टेट के अंदर, तो अननेसेसरी इस लालच के चक्कर में स्टे वैकेंसी राउंड में मत जाइएगा। अब अपन बात करते हैं जो बच्चे कुछ कॉलेजेस में जाना ही नहीं चाहते, लिमिटेड चॉइस फिल करना चाहते हैं, 5, 10, 15, 20 कॉलेज नहीं फिल करना चाहते, और मेंटली अगर प्रिपेयर हैं कि अगर मुझे ये कॉलेज नहीं मिलते हैं जो मैंने फिल करें, तो मैं प्रिपेयर हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अगले साल ड्रॉप भी करने के लिए रेडी हूँ, तो वो डेफिनेटली स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। लिमिटेड चॉइस फिल करके कुछ कॉलेज को अवॉइड कर सकते हैं, पर ट्राई टू फिल मैक्सिमम चॉइसेस। ऐसे नहीं कि आपकी रैंक 24,000 है और आपने सिर्फ 50-70 चॉइस फिल कर दी, ठीक है। तो रियलिस्टिक वे में कुछ कॉलेज आप अवॉइड कर सकते हो, पर आप रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के गेम के लिए तैयार रहिए। आपको रिस्क है और रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है, पर आप मेंटली अगर प्रिपेयर हैं कि अगर मुझे कॉलेज जो मैंने छोड़े अगर उनमें से कोई मिल भी रहा होगा तो मैं नहीं जाना प्रेफर करूँगा उनमें, तो इससे अच्छा तो मैं ड्रॉप ही कर लूँगा, इसलिए मैंने उन कॉलेजेस को फिल ही नहीं करा है। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर है तो कुछ कॉलेजेस को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिनको मिल चुका है तो वो तो देखो एंडलेस गेम है, लालच का कोई अंत नहीं है। वहाँ पे आप कितना ही सोच सकते हो कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए, मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल जाए, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको अपने होम स्टेट में नॉर्थ इंडिया में मिल रखा है कॉलेज, तो आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए।
और अननेसेसरी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में मत सोचिए। नंबर ऑफ सीट्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी आ सकती है, टोटली डिपेंड करता है रूल्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया राजस्थान का रूल्स इस तरीके का है, जबकि एमसीसी की अकॉर्डिंगली तो वो चॉइस फिल कर सकते हैं, पर राजस्थान के रूल के अकॉर्डिंगली रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कितनी सीटें ब्लॉक होती हैं वो अभी नहीं पता। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को पता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उनको बेटर कॉलेज मिलता है पिछले सालों के हिसाब से। तो आप पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के नहीं जा सकते इसमें, क्योंकि आपके अलावा और बच्चों को भी जिनकी रैंक आपसे अच्छी है उनको भी पता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा हर साल किस कॉलेज में ज़्यादा सीटें आती हैं, कितनी सीटें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपसे बेटर कॉलेज में कितनी सीटें आती हैं, ठीक है, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कितने सारे स्टूडेंट आपसे अच्छी रैंक वाले वेट कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बेटर कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। राउंड 3 की कट ऑफ क्या रह सकती है, देखो जो मैंने कट ऑफ आपको बता रहा हूँ उस सिचुएशन में बता रहा हूँ जब आपकी अननेसेसरी सीट ब्लॉकिंग ना हो। अगर अननेसेसरी सीट ब्लॉकिंग हो गई तो उस कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, पर यदि अननेसेसरी सीट ब्लॉकिंग हुआ तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिल जाए। अब जिस बच्चे को मान लो 24,500 रैंक है और वो तो सारे कॉलेज फिल कर चुका, अगर उसको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल है। पर जिस बच्चे की रैंक 23,000 है उसको तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मिलेगा ही मिलेगा ना। आप इस भरोसे थोड़ी जा सकते हो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इतनी सीटें आएंगी और फिर मेरे चांस बनेंगे। इसलिए आपको मैक्सिमम चॉइस फिल करनी है, और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की कट ऑफ अगर इससे ज़्यादा चले जाती है तो आपको ये समझना है कि आपकी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अननेसेसरी सीट ब्लॉकिंग हो गई है। ठीक है, तो यूआर की कट ऑफ आपकी 24,500 से 24,700 एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओबीसी की भी ऑलमोस्ट इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, 24,600 से 24,800। एससी की 1,35,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एसटी में 1,75,000, ईडब्ल्यूएस में 27,500 से 28,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1, 2 और 3 को पिछले साल के जैसे राउंड 1, 2, 3 में जो कॉलेजेस मिले थे जिस रैंक पे, उनको थोड़ा कंपेयर कर सकते हो इस साल से भी। पर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पिछले साल किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ एकदम रैंडम फिनोमिना है। ठीक है, पिछले साल कितनी सीटें आई थी, किस कॉलेज में सीटें आई थी, कितने बच्चे थे, किस रैंक के बच्चे थे, किस अच्छे कॉलेज में ज़्यादा सीटें थी, उस पर डिपेंड करता है। इस साल के बच्चों का ट्रेंड क्या रहता है वो टोटली डिफरेंट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। बाकी जीवन आपका है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को देखना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपको क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलती रहती है। इसके अलावा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का भी मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहाँ पे आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट फेज है और आखिरी फेज है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। याद रखिएगा सिर्फ मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा। कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आपको प्लान 2 में दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, पर इनिशियली आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।